नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और इस बुलेटिन में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंजलि। सवाल संभल का है और सवाल संभल की हिंसा के पीछे की साजिश का है। अब कई तरह की तस्वीरें, कई तरह के सबूत सामने आ चुके हैं, इसलिए कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं। संभल हिंसा में पुलिस का एक्शन भी लगातार जारी है और देखिए सीसीटीवी से 74 दंगाइयों की पहचान हुई है। सीसीटीवी में पथराव करते दिखे उपद्रवी, गोली चलाते दंगाई की तस्वीर भी सामने आई है। 2 महिलाओं समेत 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं सबूत के तौर पर। और ये बात जो पुलिस लगातार कह रही थी कि किस तरह से पुलिस पर हमले किए जा रहे थे और गोलियां भी चलाई गई, उसी को साबित करने के लिए ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं कि जिस तरह से पुलिस पर अटैक किया गया, हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई। पुलिस के बयान में आपको याद होगा कि यह भी कहा गया था कि फायरिंग भी की जा रही थी पुलिस के ऊपर। यूपी के संभल में रविवार को मंदिर मस्जिद विवाद में पत्थरबाजी हुई थी। नकाब पहने कम उम्र के कई लड़कों ने पुलिस वालों पर मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी की थी। उपद्रवियों ने मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम के साथ आए पुलिस वालों को मार डालने की खूनी साजिश रची थी। रविवार को जामा मस्जिद के बाहर जमा हुई सैकड़ों की भीड़ पुलिस वाले के विरुद्ध कैसे उन्मादी होती चली गई, तस्वीरों में पूरा सच दिखाई दिया है। कैसे दंगाइयों ने सीसीटीवी को तोड़ा, कैसे पत्थरबाजी हुई, ड्रोन कैमरे में यह भी दिखा कि हिंसा की प्लानिंग कैसे हुई। और तस्वीरों के जरिए संभल हिंसा पर क्या खुलासे हुए हैं, हम आपको बताने वाले हैं। आपके सामने एक एक तस्वीर को डिकोड करने वाले हैं। पहली बार नकाबपोश और गोलीबाजों की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक जगह पर करीब 20 उपद्रवी जमा हैं। कई उपद्रवियों के हाथ में पत्थर हैं। सामने खड़े पुलिस वालों पर हमले भी हो रहे हैं, लेकिन इनमें एक नकाबपोश गोलियां भी चला रहा है। उसने सामने की तरफ बंदूक तानी हुई है। यानी अब यह साफ है कि कई उपद्रवी हथियारों से लैस थे और वो गोलियां भी चला रहे थे, जिसका दावा इसके पहले पुलिस ने किया था कि पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई भीड़ की तरफ से। और पुलिस का दावा यह भी है कि जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उनमें पुलिस की गोलियां नहीं हैं। और अब देखिए ये जो तस्वीर है, ये जो लाल घेरे में इस शख्स को आप देख रहे हैं, ये देखिए सामने बंदूक तानकर, पिस्तौल तानकर ये फायर करता आपको दिख रहा है। और यही वजह है कि पुलिस के दावों में अब सच्चाई भी नजर आने लगी है। वहीं पुलिस संभल हिंसा से जुड़े हर ड्रोन फुटेज, हर सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है। एक एक कैमरे को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने संभल हिंसा का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में भी पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। बच्चे हो या जवान, सभी इस काम पर लगे हैं। कुछ दंगाई चेहरे पर मास्क लगाकर आए थे, कुछ दंगाइयों ने लुंगी पहन रखी है, कुछ दंगाई तो नकाबपोशों को देखकर इतने जोश में आ गए थे कि बिना मास्क के ही पत्थर चलाने लगे। अब ये सभी दंगाई पत्थरबाज पुलिस के रडार पर हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जामा मस्जिद के ठीक सामने मोहल्ला कोट गरवी को जाने वाली गली का है। और अब दूसरा सीसीटीवी फुटेज देखिए। इसमें हिंसा से पहले लोग इकट्ठे हो रहे हैं। फुटेज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पथराव करने से पहले उपद्रवी तैयारी कर रहे थे। जो भी सीसीटीवी वहां चल रहे थे उनको नुकसान पहुंचाया गया ताकि ये तस्वीरें इन कैमरों में कैद ना हो सके। हिंसा की फुटेज सीसीटीवी में कैद ना हो, इसके लिए बाकायदा एक लंबे डंडे से सीसीटीवी फुटेज को, सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई। पहली कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन कुछ ही देर में सीसीटीवी को तोड़ दिया गया। जो भी लोग उपद्रव में शामिल थे, ज्यादातर ने अपने मुंह पर रुमाल या किसी कपड़े से अपना चेहरा छिपा रखा था। इस सीसीटीवी फुटेज में ज्यादातर युवा ही नजर आ रहे हैं। पुलिस अब इस फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। और अब आपको तीसरा सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे। पथराव के लिए इकट्ठा हुए एक दंगाई को सीसीटीवी फुटेज दिख जाता है। वो उस सीसीटीवी की तरफ इशारा करता है और थोड़ी ही देर में एक शख्स चढ़कर उस कैमरे को हटा देता है। इस प्रकार से कई कैमरे को तोड़ा गया है। कुछ कैमरे सुरक्षित भी रह गए, जिनके जरिए से कुछ उपद्रवी पकड़ में आ सकते हैं। हालांकि उनकी पहचान करना भी गंभीर चुनौती है, क्योंकि उनके चेहरे पर नकाब लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ है कि दूसरी बार पथराव करने की तैयारी सुबह 9:14 से ही शुरू कर दी गई थी और पथराव को अंजाम तकरीबन 10:45 पर दिया गया।
और संभल में फिलहाल क्या हालात हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, मुरादाबाद रेंज के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने सब कुछ तफसील से बताया। उनमें 22 लोग नामजद हैं, 27 लोग अरेस्टेड हैं, 74 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं। अब बाकी लोगों को चिन्हित करने का काम चल रहा है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता वहाँ पर जनजीवन को सामान्य करने की है, जो आज हो भी गया। बाजार भी खुले, सब कुछ सामान्य चल रहा है। लोगों से बातचीत हमारी जारी है, जितने भी संभ्रांत लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी पहली कोशिश ये है कि वहाँ पे स्थिति पहले सामान्य हो, और वो सामान्य हो भी चुकी है। आज सामान्य हो गए। अब दूसरी बात यह है कि हम लोगों का पहले भरोसा अर्जित करें, और जितनी सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट किए जा रहे हैं वहाँ ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक, उन कन्फ्यूज़न्स को दूर करने के लिए संभल के लोगों का विश्वास में लेना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे लोग संभल के जो लोग हैं उनको भड़काने के हर एक प्रयास कर रहे हैं। संभल हिंसा मामले पर दर्ज एफआईआर में भी बड़े खुलासे हुए हैं। भीड़ पुलिस वालों की जान लेने पर आमादा थी, लेकिन सवाल ये भी है कि उस भीड़ को भड़काया किसने। एफआईआर में लिखा है कि उग्र भीड़ ने नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। पुलिस के कुछ वाहनों और दूसरी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पास की कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। तकरीबन 150 से 200 लोगों ने दोपहर 12:35 पर सीसीटीवी तोड़े। उपद्रवी कह रहे थे कि इनको आग लगाकर मार दो, कोई बचने ना पाए। तो ये सब कुछ एफआईआर की कॉपी में लिखा हुआ है। उपद्रवियों ने कहा था कि पुलिस वालों से हथियार कारतूस छीन लो। भीड़ में से कुछ लोगों ने हसन, अजीम, सलीम, रिहान, मोहम्मद हैदर और अयान का नाम लिया था। पिस्टल छीनने में नाकाम होने पर मैगजीन लूट ली थी, जिसमें 9 गोली थी। उपद्रवियों ने 25 खाली कारतूस और 25 रबड़ बुलेट भी लूट लिए थे। भीड़ की तरफ से लगातार हत्या के इरादे से फायरिंग हो रही थी। एक अज्ञात उपद्रवी ने संभल के एक क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार चौधरी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। दाहिने पैर में गोली लगने से वो घायल हुए। वहीं एफआईआर में सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम का भी जिक्र है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद जाकर नमाज अदा करने के बाद भीड़ को जुटाया और भड़काऊ बयानबाजी की। राजनीतिक लाभ लेने और सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उग्र किया। और एफआईआर में सिर्फ सांसद के खिलाफ ही जिक्र नहीं है, बल्कि संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भी नामजद एफआईआर है। एफआईआर में लिखा है कि सर्वे की कार्रवाई बाधित करने आई भीड़ में सुहेल इकबाल भी शामिल था। सुहेल ने भीड़ को उकसाया था, कहा था कि सांसद बर्क हमारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबों को पूरा करो। और संभल हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा में 17 साल के अयान की भी मौत हुई है। हिंसा वाले दिन क्या हुआ, अयान की मां ने क्या कहा है, सुनिए। इस वक्त हम अयान के घर पर ही मौजूद हैं और ये उनकी माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। अयान के बारे में आपको क्या पता लगा, कब पता लगा? मैंने उसे काम पे भेजा, बेटे काम पे चला जा, घर से निकल गया। अब ये नहीं पता वो कैसे भटका, क्या हुआ जो वहाँ पहुँचा, मुझे कुछ नहीं पता। अब कुछ देर के बाद ये पता चली अयान के गोली लग गई। तो मैंने के कैसे लग गई, वो तो काम पे गया क्या नहीं, हो वहाँ झगड़ा हो रहा अयान मस्जिद पे, वहाँ गोली लग गई। अब मैं गई, भाग के देखा तो अयान गोदी में ला रहा है 2-4 जने। मैंने कहा कहाँ है अयान, कहाँ है, क्या कहेगा? मैंने कहा अयान क्या हो गया कि अम्मी मेरे गोली लग गई, मैं वहाँ चला गया, पुलिस ने गोली मार दी। फिलहाल इस घर में आप देखेंगे मातम पसरा हुआ है। 17 साल का अयान घर में इकलौता कमाने वाला था, परिवार वेटर का काम करके अपने परिवार पाल रहा था। लेकिन जो अयान की माता जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो घर से काम के लिए निकला था, उन्हें नहीं पता कि कैसे वो झगड़े वाली जगह पहुंचा। और अयान ने खुद बताया कि पुलिस ने गोली चलाई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुनीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पुनीत, हम अब लोगों के बयान भी सुन रहे हैं, पुलिस ने अब तक जो तफ्तीश की उस बारे में भी अब धीरे धीरे चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो तस्वीरें हमने दर्शकों को अभी दिखाई, एक एक करके कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इन तस्वीरों से तो जो पुलिस के दावे हैं वो सही साबित होते नजर आ रहे हैं कि हाथों में हथियार थे, आर्म्स थे, फायर किया गया, पत्थरबाजी की गई, एक जगह जमा होकर जुटे और पुलिस को जान से मारने की कोशिश की गई, उनके असलहे लूटने की कोशिश की गई।
देखिए, पुलिस और प्रशासन हिंसा के तुरंत बाद से इस बात का दावा कर रहा है कि ये जो भी हिंसा हुई थी ये सुनियोजित थी और प्री प्लान तरीके से इसको अंजाम दिया गया। सुरागों की एक एक कड़ी को जोड़ करके अब प्रशासन अपनी जो जांच है उसको पूरा कर रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने कई सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज, मोबाइल फुटेज को कब्जे में लिया, जिनके जरिए ये तस्दीक हुई कि जो तमाम हिंसाई थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, उनके चेहरे बेनकाब हुए। वीडियो और सीसीटीवी में साफ उनके चेहरे नजर आए। इसके अलावा यह भी पता लगा कि किस तरीके से प्लानिंग के तहत उन्होंने पत्थरबाजी करने से पहले जो वहां सीसीटीवी लगे थे उनको तोड़ने की कोशिश की। कई सीसीटीवी को तोड़ दिया गया ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। इसके अलावा पुलिस के ऊपर किस तरीके से गोली चलाई जा रही है और बंदूक हाथ में लेकर के जो हिंसा करने वाला शख्स है वो भी नजर आता है। जो दावा किया जा रहा था कि पुलिस ने गोली चलाई, तो इस वीडियो से और फुटेज से साफ क्लियर हो जाता है कि पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की गई थी, क्योंकि जो सीओ संभल अनुज चौधरी थे उनके भी पैर में गोली लगी हुई है। तो प्रशासन 72 से ज्यादा लोगों को चिन्हित कर चुका है, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। प्रशासन के सामने 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मोबाइल को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, सूत्र बता रहे हैं कि उनमें से कई लोगों के पास से रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें पहले ही उनको हिंसा के लिए बुलाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी यहां पर पहुंचो। तो ये तमाम सबूत है। बिल्कुल पुनीत, इन सारी बातों से ये स्पष्ट होता है कि प्री प्लान्ड वे में इस पूरे हिंसा को अंजाम दिया गया है, बवाल हुआ, इसकी प्लानिंग चल रही थी। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, संभल हिंसा मामले में आरोपियों की तस्वीर भी जारी हुई है। पुलिस ने कुल 27 आरोपियों की तस्वीर जारी की है। ड्रोन कैमरे से 100 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान हुई है। आरोपियों की आंखों के पास हरे रंग का लोशन लगाया था। आंसू गैस से बचने के लिए इस लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये जो कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये पुलिस की ओर से जारी की गई तस्वीरें हैं, जो कि संभल हिंसा में शामिल आरोपियों की तस्वीर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कुछ तस्वीरें भी पुलिस ने जारी की है। कुल 100 लोग ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि हिंसा में शामिल थे। और एक और जानकारी मिली है कि आंसू गैस से बचने के लिए इन सभी लोगों ने एक हरे रंग के लोशन का भी प्रयोग किया था। और क्या क्या पुलिस की ओर से जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए, जैसे भी हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा बता रहे थे कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर या जो वायरल वीडियो हैं उनके आधार पर उन सभी की पहचान की जा रही है। ये वो 27 लोग हैं जो कोतवाली थाने ने गिरफ्तार किए थे हिंसा के तुरंत बाद। इनमें से 3 से 4 बताए जा रहे हैं कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कि महज 12 से 14 साल उनकी उम्र है, वो भी पत्थरबाजी के अंदर शामिल थे। इसके अलावा जांच ये भी पता चला है जांच के दौरान कि इनकी आंखों के नीचे हरे रंग का लोशन लगा हुआ था। जब इनसे पूछा गया कि आंखों के नीचे हरे रंग का लोशन लगाने के पीछे वजह क्या है, तो इन्होंने बताया कि दरअसल आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए इन्होंने अपनी आंखों के नीचे हरे रंग का लोशन लगाया था। अब सवाल ये कि क्या ये सब कुछ पहले से तय था, यानी कि अगर इतनी तैयारी के साथ दंगई मौके पर पहुंचे थे, मस्जिद के आसपास पहुंचे, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं हिंसा की जो तैयारी थी या फिर क्या हिंसा की जो पटकथा थी वो पहले से लिखी जा चुकी थी। हालांकि 2 लोगों का नाम अब तक सामने आ चुका है, जिनमें एक खुद संभल के सांसद हैं और उसके अलावा विधायक के जो बेटे हैं सोहेल इकबाल। इन 2 लोगों का हिंसा भड़काने में नाम सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस को तलाश है उन तमाम चेहरों की जिन्होंने मॉब को इकट्ठा किया, हिंसा के लिए तैयार किया और साथ ही इस तरीके से जो हरे रंग का लोशन लोग लगाकर पहुंचे थे उन्हें इस बात के लिए तैयार किया। तो तमाम अभी इन्वेस्टिगेशन के कई पार्ट ऐसे हैं जो बाकी हैं और उन पर लगातार टीम काम भी कर रही है। शुक्रिया आपका जितेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इन लोगों की तस्वीर जारी की गई है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। 100 लोगों को भी चिन्हित किया गया जो कि हिंसा में शामिल थे। वहीं संभल हिंसा पर सियासत जारी है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। हिंसा के बहाने राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए सियासी गलियारों से कैसी बयानबाजी हो रही है। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते। थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर ले क्या ठिकाना है। हमने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा, जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। पुलिस हाथ में पत्थर लिए हुए पुलिस और सोशल मीडिया को वो तस्वीर वायरल हो रही है, तो सवाल है पुलिस का ये काम नहीं है। पुलिस का काम है इंसानों की रक्षा करना, इंसानों की हिफाजत करना। चुनाव हारने के बाद
समाजवादी पार्टी के नेता, सांसद और विधायक भीड़ को उस्काए, ये स्पष्ट मतलब अखबारों में हमने पढ़ा। पुलिस की गोली नहीं चली है, उसकी न्यायिक जांच हो रही है। समाजवादी पार्टी को अंदेशा है तो वो जिस भी एजेंसी को लीक करके दें, जांच करा देंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने संभल हिंसा पर क्या कहा है, सुनिए। 1947 में जो पूजा स्थल जो था वो कायम रहेगा। फिर सर्वे किस बात का हो रहा है? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो मैं तो कहता हूं कि खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, खुद उन्होंने अपने कानून को नजरअंदाज करके उनको सर्वे की इजाजत दी। ये तो अनुचित है। उसमें टीयर गैस गन फायर हो रहे हैं, रबर बुलेट फायर हो रहा है, और जो एक गन आप देख रहे हैं एक पुलिस का जवान फायर कर रहा है वो पंप एक्शन 12 बोर बंदूक है। और सबसे पहले जब मैं डीजीपी था तो 1012 बोर पंप एक्शन गन मैं ही लाया था। कश्मीर में भी इस्तेमाल हुआ, उसमें 6 नंबर के छर्रे इस्तेमाल होते हैं कि राइफल की गोली ना हो मर सके। ये स्किन डीप इंजरी तो आ सकती है, उसको कोई मर नहीं सकता। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के लिए जल्द ऑब्जर्वर का ऐलान होगा। बीजेपी जल्द करेगी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। ऑब्जर्वर नियुक्ति पर भी विधायकों की मीटिंग होगी और इसके बाद इस बात का ऐलान हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, महाराष्ट्र के लिए ऑब्जर्वर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी जल्द ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी और ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति पर ही विधायकों की मीटिंग। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की जबरदस्त जीत और साथ ही एनडीए के घटक दलों ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में ये प्रश्न है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी का ऑब्जर्वर जल्द ही नियुक्त होंगे। और कल एकनाथ शिंदे का इस्तीफा हो चुका है। शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। आखिर सीएम के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी आलाकमान के मन में क्या चल रहा है। क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के अलावा भी मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ नाम पर विचार कर रही है? दूसरी ओर रामदास अठावले खुलकर देवेंद्र फडणवीस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। रामदास अठावले ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने को लेकर क्या कहा है, सुनिए। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया है कि भाई हमारी सीटें ज्यादा है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये मैसेज माननीय एकनाथ शिंदे साहब को बीजेपी के हाईकमांड ने दे दिया है, लेकिन उस पर एकनाथ शिंदे जी की नाराज है कि भाई उनको और थोड़ा सा मौका दे देना चाहिए, लेकिन उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। तो शिवसेना शिंदे गुट हो या बीजेपी, सभी के नेता कह रहे हैं कि जल्द सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने सूत्रों से आपके लिए कुछ अहम जानकारियां जुटाई हैं। सूत्र बता रहे हैं कि 2.5 साल पहले जब शिवसेना टूटी थी तब देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनना था, लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया और शिंदे को सीएम बनाया। इस बार बीजेपी सिर्फ सबसे बड़ा दल नहीं बल्कि शिंदे की पार्टी के मुकाबले दुगने से ज्यादा सीटों पर जीती है। ऐसे में बीजेपी का सीएम बनना तय है और इस बार देवेंद्र फडणवीस को ही मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक यह भी साफ कर दिया गया है कि 5 साल तक बीजेपी का ही सीएम रहेगा। इस पद के बंटवारे की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब 2.5 साल वाला कोई प्लान या फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह शिंदे के नेतृत्व में फडणवीस 2.5 साल तक डिप्टी सीएम बनकर रहे, वैसे ही शिंदे भी फडणवीस के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनकर सरकार में रहे। यह संभव है कि उनको डिप्टी सीएम के अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया जाए, जो वजनदार विभाग माना जाता है। और अजीत पवार की पिछली बार की तरह ही डिप्टी सीएम रहेंगे और उन्हें वित्त मंत्रालय भी दिया जाएगा, जबकि गृह विभाग हमेशा की तरह बीजेपी के पास रहेगा, यानी कि फडणवीस ही ये मंत्रालय संभालेंगे। एक और संभावना यह है कि एकनाथ शिंदे किसी दूसरे नेता को डिप्टी सीएम का पद दे दे और आने वाले समय में राज्यसभा से दिल्ली की राजनीति में एंट्री करके केंद्र में मंत्री बन जाए। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि इसकी संभावना अभी कम है। और सीएम फेस पर महायुति के नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं, तो वहीं महाअघाड़ी के नेता बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। एनसीपी करो, वो ऐसे लोग चाहते हैं कि अपना पार्टी का मुख्यमंत्री बने
और आज की जो राजकीय परिस्थिति अगर आप देखते हो तो इसमें आने वाला कॉरपोरेशन के चुनाव है, एकनाथ शिंदे साहब का चेहरा है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये डिसीजन लेना वरिष्ठ नेताओं को भी थोड़ा सा लगता है कि क्या करना चाहिए। घोषणा की जाएगी और जिसका भी नाम लिया जाएगा वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा और हम सब उस दिन हमारी दिवाली मनाएंगे। एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजित पवार की, ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो, अमित शाह तय करेंगे एकनाथ शिंदे ने क्या करना है, अजित पवार ने क्या करना है, अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनके गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है ये। भाई जब महायुति की सरकार बनती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, एक पार्टी की सरकार थोड़ी है कि आज क्या बना लेंगे। भाई थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन जनता के हित में, महाराष्ट्र के हित में है। ऐसा निर्णय होगा कि महाराष्ट्र की जनता के लिए, विकास के लिए डबल इंजन सरकार जो चलेगी वो देश के हित, महाराष्ट्र के हित में काम करेगी। महाराष्ट्र में इतना थम्पिंग मेजॉरिटी में उन लोगों को मैंडेट मिला है, तो सीएम बनाने में इतना देरी क्यों? तो उसका नतीजा, उसका समझ ही ये है कि मित्रों के कागजों पे साइन जो कोई भी आगमन के करके करेगा उसको ही सीएम बनाया जाएगा। बढ़ते आगे, धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आरक्षण लेने के लिए धर्म नहीं बदला जा सकता, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पुडुचेरी की महिला की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर कोई धर्मांतरण सिर्फ आरक्षण का फायदा लेने के लिए कर रहा है तो उसे इसकी आड़ में इसका फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का क्या मतलब निकाला जाए, क्या अर्थ समझा जाए? बिल्कुल, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ किया है कि अगर कोई धर्मांतरण महज इसलिए करता है कि वो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो ऐसा नहीं किया जा सकता। आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्मांतरण को आड़ नहीं बनाया जा सकता और इसके फायदे की इजाजत नहीं दी जा सकती। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बिंदु पर है कि अगर कोई धर्मांतरण कर रहा है और उसके पीछे कोई उद्देश्य है, यानी कि आरक्षण जैसा उद्देश्य कि वो आरक्षण का लाभ पाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी है महिला की, क्योंकि वो नियमित तौर पर चर्च जाती थी और ईसाई परंपरा का पालन भी कर रही थी। इसके बावजूद वो धर्मांतरण करके अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ लेना चाहती थी। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और ऑब्जर्वेशन के साथ ये स्पष्ट कर दिया कि धर्मांतरण की आड़ में आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता। जी रवि। शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच चल रही लड़ाई की। जी हां, राज परिवार में संपत्ति और गद्दी के लिए ऐसा संघर्ष हो रहा है जो महलों से निकलकर सड़कों पर आ गया है। उदयपुर में ऐसा क्या हुआ कि महाराणा प्रताप के वंशजों और उनके समर्थकों में वर्चस्व की जबरदस्त जंग छिड़ गई। सोमवार को उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर युद्ध जैसे हालात हो गए। एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ उदयपुर रियासत के नए उत्तराधिकारी बने विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक, जो किसी भी हाल में सिटी पैलेस के अंदर जाने के लिए अड़े हुए थे। इस विवाद की शुरुआत सोमवार को तब हुई जब मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ का खून से राज तिलक का किया गया। राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह धूणी दर्शन के लिए सिटी पैलेस गए, जहां उन्हें रोक दिया गया। अब इस मसले पर दोनों पक्ष आपसी सहमति पर राजी हो गए हैं। प्रशासन ने विवादित हिस्से के लिए रिसीवर भी नियुक्त कर दिए हैं। फिलहाल शांति कायम है, लेकिन सिटी पैलेस पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ध्वज आ रहे हमारे साथ जुड़ गए। ध्वज का रुख करेंगे। ध्वज, इस पूरे मैटर पर बयान भी सामने आया जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वजह से सिटी पैलेस के अंदर इतना हंगामा हुआ, तोड़फोड़ तक हुई। अभी क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस प्रशासन कैसे इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है? देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि जो सिटी पैलेस है उसके जो 500 मीटर का एरिया है, 163 धारा लगाई हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस ने जो है मामले दर्ज किए हैं। राजकार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान के मामले जो है पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हैं। दूसरी अपडेट ये है कि कल जो देर रात को लक्ष्यराज सिंह ने जो मीडिया को बुलाया और मीडिया के सामने बातचीत की, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं
और उन्होंने इशारा किया है कि राजनीतिक षड्यंत्र है ये, और पुलिस ने जो है अपना काम नहीं किया और पुलिस ने एक पक्ष की बात सुनी। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो विश्वराज सिंह है, जो एमएलए हैं और उनकी पत्नी सांसद है, उनके लिए कहा है कि जिन लोगों ने जो है संविधान की शपथ ली है उन लोगों ने संविधान तोड़ा है। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि ट्रेस पासिंग मेरे घर पे करने वाले थे, उनका घर यानी कि सिटी पैलेस, उसके अंदर आने वाले थे, मुझसे बात करी जाती, मुझसे अगर बात करी जाती तो मैं अंदर आने की एंट्री के लिए उनसे बात करता, लेकिन उन्होंने दादागिरी से और पुलिस बल का प्रयोग करते हुए मेरे जो महल है उसके अंदर घुसने की कोशिश की। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया है राजस्थान की जो पुलिस है और राजस्थान की सरकार है, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि ये जो है पूरी तरीके से दबाव बना रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्यराज सिंह की जब पीसी खत्म हुई तो तुरंत ही पुलिस का भारी बल उनके जो है घर पर पहुंचा, जो उनके बंगले जो उनका महल है वहां पहुंचा। और उसके बाद में जब हमने एसपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये रूटीन चेकिंग है और रूटीन जो है सिक्योरिटी के तौर पर हम लोग यहाँ पर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस बल वहाँ क्यों पहुँचा, यानी कि पुलिस की तरफ से एक बड़ा दबाव बनाया जा रहा है लक्ष्यराज सिंह पर कि इस पूरे मामले का निपटारा किया जाए। एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि अभी कुछ ही देर के बाद में जो विश्वराज सिंह है एकलिंगनाथ के दर्शन करेंगे। इसके लिए भी आपत्ति उन्होंने जो है कहा था लक्ष्यराज सिंह ने, अगर एकलिंगनाथ वो जाना चाहते हैं तो एकलिंगनाथ तो जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे घर में अगर कोई ट्रेस पासिंग करेगा तो मेरी इजाज़त के बिना ही करेगा, मेरी इजाज़त के बिना नहीं घुस सकता। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। और अब जो है कुछ ही देर के बाद जो तमाम समर्थकों के साथ में और तमाम जो भी क्षत्रिय समाज है वो लोग इनके साथ में ठीक है, आप नजर बना रखें ध्वज। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और पूरे विवाद पर अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे और विश्वराज सिंह के चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मीडिया के सामने आए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सरकार के पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो जैसा चाहेंगे, जिस तरफ पे सरकार को घुमाना चाहेंगे, प्रशासन को घुमाना चाहेंगे और अपने खुद के निजी फायदे के लिए कानून को किनारे करते हुए अपना जो है वो काम को और अपनी बात को जो है वो मनवाने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ का नियम है? ये देश, हमारे को पूरा विश्वास है कि कानून पे चलता है, एक व्यवस्था पे चलता है। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसी परिस्थिति बनने की जो हमारे को पहले से ही संभावनाएं थी, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रशासन को कई दिनों पहले इसकी जानकारी भी हम लोगों ने दे दी थी। हम लोगों को इसके अंदर एकत्रित होने की आवश्यकता है और सभ्य तरीके से हम लोगों को इसका कोई समाधान निकालने की आवश्यकता है और कानून के माध्यम से जो है वो निकालने की आवश्यकता है। गुंडागर्दी से हम लोग इसका समाधान जो है वो ना पहले निकाल सके, ना आज निकाल पाएंगे। और कोशिश तो हमारी उम्मीद और भरोसा यही है कि ना आगे गुंडागर्दी के माध्यम से तो इसका रास्ता जो है वो नहीं निकलेगा। और एक तरफ है खुद को मेवाड़ राज परिवार का असली वारिस बताने वाले विश्वराज सिंह, तो दूसरी ओर है उनके चाचा अरविंद सिंह और चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह, जो खुद को वसीयत के मुताबिक असली उत्तराधिकारी बता रहे हैं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन राजस्थान में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के एक राजा के निधन क्या हुआ, कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू हो गई। इस कहानी में कला है, कलेश है, क्रांति है और कुछ किरदार है। इनमें दो सबसे बड़े नाम हैं, एक विश्वराज सिंह मेवाड़ और दूसरे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। दोनों की अपनी अपनी दावेदारी और दमदारी है। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई हैं। दोनों की क्रांति का केंद्र है उदयपुर का सिटी पैलेस, जो कभी राजमहल था और आज हिंदुस्तान में अमीरों की शादी का शाही ठिकाना। लेकिन सोमवार की शाम से यह राजमहल पुलिस के पहरे में है,
किसी किले की तरह। ऐसा हुआ क्यों, इसे समझने के लिए आप ये नजारा देखिए। ये विश्वराज सिंह मेवाड़ है, जिनका 25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ किले के फतह प्रकाश महल में राज तिलक हुआ। देश में लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो चुकी है, लेकिन इतिहास की किताबों में दर्ज राजघरानों में राज तिलक की रस्म आज भी निभाई जाती है। ऐसे में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के महेंद्र सिंह का इसी महीने निधन हुआ। तो राजसी रवायत के मुताबिक उनके बेटे विश्वराज सिंह को गद्दी सौंपने की परंपरा निभाई गई। इस दौरान खून से उनका तिलक किया गया। इक्कीस तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद वो एकलिंग नाथ जी यानी भगवान शिव के 77वें दीवान बन गए। मेवाड़ राजघराने के राजा भगवान एकलिंग नाथ जी के दीवान के रूप में ही काम करते हैं। राज तिलक के बाद दो परंपराएं और हैं। पहली धूणी दर्शन, दूसरी एकलिंग जी दर्शन। सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर ही धूणी माता का मंदिर है। कहा जाता है कि मेवाड़ राजघराने की कुलदेवी, जहां किसी शुभ काम के मौके पर जाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसे में विश्वराज सिंह भी राज तिलक के बाद धूणी दर्शन के लिए सिटी पैलेस पहुंचे, जिसके दरवाजे उनके चाचा अरविंद सिंह के आदेश पर पहले से बंद थे। अरविंद सिंह ने इसके लिए बाकायदा अखबारों में इश्तिहार भी छपवाए थे। लेकिन विश्वराज और उनके समर्थक सिटी पैलेस के अंदर धूणी दर्शन के लिए अड़ गए, तो टकराव की हालत पैदा हो गई। दोनों पक्ष अपने अपने इरादे से डिगने को तैयार नहीं हुए। पुलिस प्रशासन का बीच बचाव और समझौते की कोशिश भी काम नहीं आई, तो नौबत पथराव और झड़प की आ गई। विश्वराज समर्थक पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करने लगे, तो पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई। लेकिन अंत में विश्वराज सिटी पैलेस के अंदर जाने में नाकाम रहे और उन्हें वहां से लौटना पड़ा। ये जो रोका गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि मुझे तो हक है अंदर जाने का। एक तो परिवार के सदस्य होने से नाते, ऊपर से राइट टू वर्शिप भी है, तो आप नहीं रोक सकते हैं। और एकलिंग जी मंदिर, एक वो तो मंदिर है, उसमें तो और भी नहीं आप रोक सकते। उदयपुर के सिटी पैलेस पर खुद डीएम और एसपी की लगातार पैनी नजर है। सहमति इस बात पे नहीं बनी है कि धूनी के दर्शन करने के लिए अंदर जाने को परमिशन को लेके सहमति नहीं बनी है, तो उसी को लेके हम लोग वार्तालाप करेंगे। लंबा कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज़ हैं, फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं। सहमति बनाने के पूर्व में पिछले 7 दिनों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और वो वार्ताएं लगातार जारी है। सिटी पैलेस के बाहर अभी तक 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, ताकि दोनों पक्षों में फिर से टकराव के हालात पैदा ना हो। ये सिटी पैलेस का जाने का रास्ता है और इस रास्ते को किस तरीके से बैरिकेडिंग करके रोका गया है। कल जो घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर, ये आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग की है, उसके बाद में डबल बैरिकेडिंग की है और उसके बाद जालियां लगाई गई है। यानी कि जो पुलिस है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। मेवाड़ राजघराने में राज तिलक का विवाद तो नया है, लेकिन भाइयों के बीच संपत्ति विवाद दशकों पुराना है। विश्वराज के चचेरे भाई लक्ष्य राज सिंह और उनके पिता अरविंद सिंह खुद को मेवाड़ राजघराने का असली वारिस बताते हैं। उनके दावे का सच और सबूत आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आप अरविंद और लक्ष्य राज की तरफ से जारी वो आम सूचना देखिए, जिसके जरिए विश्वराज के राज तिलक को न सिर्फ गैर कानूनी बताया गया, बल्कि उनके धूणी दर्शन और एकलिंग नाथ जी के दर्शन पर भी रोक लगा दी। पुराने जमाने के इस राज परिवार के आपसी कलेश को समझने के लिए आपको मेवाड़ राजघराने का वंश वृक्ष देखना होगा। मेवाड़ में 1572 से 1597 तक महाराणा प्रताप का राज था। उनके बाद 19 महाराणा और बने, जिनका राज 1955 तक रहा।
भोपाल सिंह और उनकी पत्नी वीरत कुंवर ने बेटा गोद लिया, जिनका नाम था भगवत सिंह, जो आखिरी महाराणा हुए। भगवत सिंह 1971 तक इस ओहदे पर रहे, क्योंकि 1971 में ही लोकतांत्रिक सरकार ने सभी शाही खिताब और राजशाही व्यवस्था खत्म कर दी। भगवंत सिंह की 3 संतान हुई। बड़े बेटे महेंद्र सिंह, छोटे बेटे अरविंद सिंह और बेटी योगेश्वरी। महेंद्र सिंह के बेटे हैं विश्वराज सिंह और अरविंद सिंह के बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह है। मेवाड़ के इस पूर्व राज परिवार में संपत्ति बंटवारे का केस भी चल रहा है। महेंद्र सिंह का निधन इसी महीने हुआ है, जिनके बेटे विश्वराज के राज तिलक के बाद मेवाड़ राजघराने में एक बार फिर से संपत्ति युद्ध छिड़ गया है।